सेकेंड पार्ट आपका, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं 34 क्वेश्चन से। यदि आपके पास कुल मिलाकर एक हथौड़ा है तो हर एक चीज़ कील की तरह दिखाई देती है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है आपका A.H. मस्लो द्वारा कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है? A.H. मस्लो द्वारा। A.H. मस्लो द्वारा ये कथन कहा गया है, ठीक है। Function relation theory is associated with Hackman, Walton McGrath, Bernard and Alderton, Kuhns O'Donnell, Alford and Beatty। तो ये हैकमैन एंड वॉल्टन मैकग्राथ ने कहा था, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जब दो अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी दो प्रभाग अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान पर प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहते हैं? बोथ कहते हैं को ब्रांडिंग एंड डुअल ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? को ब्रांडिंग एंड डुअल ब्रांडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, जब मूर्त वस्तुओं कोई उपभोक्ता गुणवत्ता मूल्य एवं शायद स्टाइल के लिए विभिन्न स्टोरों पर खरीदने से पूर्व तुलना करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शॉपिंग गुड्स, ठीक है। कोई उपभोक्ता गुणवत्ता मूल्य एवं शायद स्टाइल के लिए विभिन्न स्टोर पर खरीदना चाहता हो तो भैया शॉपिंग गुड्स तो कहलाएंगी, या को बताना चाहिए। जब कोई कंपनी अपने प्रत्येक एकल उपभोक्ता, क्वेश्चन 38 देखिए, जब कोई कंपनी अपने प्रत्येक एकल उपभोक्ता को अलग अलग खंड के रूप में मानती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। क्या कहते हैं? माइक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, बहुत से क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में दी गई किन परिस्थितियों में उपभोक्ता के शामिल होने का स्तर उच्च नहीं होगा? तो कब उच्च नहीं होगा? उत्पाद के द्वारा महत्वपूर्ण लाभ देने की संभावना कम देखी जाती है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा कि किन परिस्थितियों में उपभोक्ता के शामिल होने का स्तर उच्च नहीं होगा? उत्पाद के द्वारा महत्वपूर्ण लाभ देने की संभावना कम देखी जाती है। नेक्स्ट आइए स्टेटमेंट, बहुत पूर्व युग जुड़ी एक सोच के अनुसार जब साधारणतः वस्तुओं की मांग पूर्ति से ज़्यादा होती थी तब व्यापार में प्राथमिक उद्देश्यों के माध्यम मात्रा में वस्तुओं को प्रभावशील रूप से उत्पादन करना होता था। तब उपभोक्ता को ढूंढना तुलनात्मक रूप से मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता था। कभी भी उपभोक्ता को ढूंढा नहीं जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ये आंसर गलत है। नेक्स्ट आइए, उत्पाद उन्मुखीकरण वाले फर्म मानते हुए कि उपभोक्ता तर्कसंगत मूल्य वाली अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु खोजेगा, विशेष रूप से उत्पादों गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ये सही है। मैच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे इसके आंसर में जाते हैं हम लोग। सीमा शुल्क, तो सीमा शुल्क किस लिए आता है? सीमा शुल्क किसी देश में प्रवेश करने वाले उत्पाद पर कर आरोपित कर घरेलू उत्पाद को बचाना या राजस्व बढ़ाना, इसे सीमा शुल्क कहते हैं। आयात कोटा, किसी भी देश में किसी विशेष उत्पाद की सीमित मात्रा लाई जा सकती है जिससे घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके या इसके बाजार तक पहुंचा या बढ़ाया जा सके। स्थानीय मात्रा नियम, एक अधिनियम जो आयात करने वाली कंपनी के बारे में स्पष्ट करता है कि परिपूर्ण उत्पाद के घटक एवं श्रम के योगदान के अनिवार्य रूप से कितना होगा। स्थानीय परिचालन नियम, रिटेलिंग कहाँ, कैसे, कब की जाए, ठीक है। जब मूर्त वस्तुओं को उपभोक्ता गुणवत्ता मूल्य एवं शायद स्टाइल के लिए विभिन्न स्टोर खरीदने से पूर्व तुलना करना है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में करा दिया है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये भी हो चुका है। अब नेक्स्ट आइए 42 से आंसर हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्वेक्षक प्रोफाइल पहचानना, आगे बढ़ना, रिकॉर्ड बनाना तथा क्षमता अर्हता देखना व इच्छानुकूलता। तो पूर्वेक्षक क्या कहलाता है? प्रोफाइल पहचानना, आगे बढ़ना, रिकॉर्ड बनाना तथा
सक्षमता, आर्ता देखना वो अच्छा, अनुकूलता। नेक्स्ट आइए, पूर्व उपगम, सूचना, आद्यता, प्राथमिकताएं। प्रस्तुतिकरण, सावधान, रुचि, इच्छा, कार्यान्वयन। विक्रय पश्चात सेवाएं, असंगति कम करना, साख बनाना। ये इसके आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में कौन सी पूंजी ढांचा का उपागम नहीं है? तो ये ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच नहीं होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है, नेट इनकम अप्रोच होता है, मॉडर्न या मिलर अप्रोच, ये सब होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है पूंजी ढांचे का एक उपागम नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच सकल लाभ उपागम नहीं होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, नेट इनकम अप्रोच होता है, और मॉडर्न या मिलर अप्रोच होता है। पूंजी बटन निम्नलिखित विधियों में से किस विधि को यह माना जाता है कि रोकड़ अंतर्वाह परियोजना को प्रत्याश दर पर पुनर्वियोजित किए जाते हैं? तो कब पुनर्वियोजित किए जाते हैं? हमारे हिसाब से सी इसका होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो कब पुनर्वियोजित किए जाते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में पुनर्वियोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन दी कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिकॉज, समता अंश पूंजी की लागत जो है देखिए, समता अंश पूंजी की लागत ऋण की लागत से अधिक होती है, क्योंकि ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर जो है सही क्या है? इसका आंसर सही है, इक्विटी शेयर्स हैव हाई रिस्क देन डेब्ट, समता ऋणों से अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो समता अंश पूंजी की लागत ऋण पूंजी की लागत से अधिक है, क्योंकि समता ऋण पर तो अधिक जोखिम होते हैं। दूसरे शब्दों में ऋण पूंजी की लागत सबसे कम होती है, और यह ऋण प्राप्ति, भाई ऋण पूंजी में क्या होता है कि आपको एक आपको निश्चित ब्याज देना है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट, तो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट क्या है? बी, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, अल्पकालीन कोषों का उपयोग स्थायी संपत्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, Which of the following is implies cost of the increasing proportion of debt of company, एक कंपनी के ऋणों के अनुपात में वृद्धि करने की अंतर्निहित लागत निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो इसका होगा आंसर डी, समता अंशधारी अधिक प्रत्याय की मांग करने लगेंगे। तो एक कंपनी के ऋणों में अनुपातिक वृद्धि करने के अंतर्निहित लागत में निम्नलिखित में कौन सी होगी? इम्प्लिस कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट ऑफ कंपनी, तो समता अंशधारी अधिक प्रत्याय की मांग। तो इक्विटी शेयर होल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न, इक्विटी शेयर होल्डर जो है हायर रिटर्न की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट आइए, एक परियोजना की लाभप्रदता सूचकांक रोकड़ अंतर्वाह के वर्तमान मूल्य को निम्नलिखित में किसका एक अनुपात है? तो ये किसका एक अनुपात है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का। तो उसका आंसर सी होगा, रोकड़ बहिर्वाह का अंतिम का वर्तमान मूल्य। तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, तो ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो सी होगा, रोकड़ बहिर्वाह को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एक परियोजना की लाभप्रदता सूचकांक रोकड़ अंतर्वाह को वर्तमान मूल्य को निम्नलिखित में किसका एक अनुपात है? तो ये किसका एक अनुपात है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का है। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट असत्य है ये देखा जाएगा। तो 49 का आंसर देखिए, प्रभावी लाभांश नीति धन अधिकतीकरण के उद्देश्य को प्राप्ति करने एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये सही है। वाल्टर के अनुसार विकासशील फर्म का अनुकूलतम पेय अनुपात 100% होता है, ये गलत है, 100% नहीं होता है।
फर्म का अनुकूलतम अनुपात 0% होता है, जबकि एक पूर्व विकसित फर्म का अनुकूलतम पेय अनुपात 100% होता है। अगर पूर्व विकसित होगी तब 100% होगा, अन्यथा 0% होगा। तो ये गलत है। MM model asserts that the value of the firm is not affected whether the firm pay dividend or not। MM प्रतिरूप इस बात पर बल देता है कि फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे फर्म लाभांश भुगतान करती है अथवा नहीं। तो लाभांश भुगतान प्रॉफिट से करती है, इसलिए फर्म में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लाभांश निर्णय के संदर्भ में बर्ड इन दी हैंड थ्योरी का विकास मायरन गॉर्डन द्वारा किया गया है। ये सही है, मायरन गॉर्डन द्वारा किया गया है। उसका आंसर बी गलत है और सब सही हैं। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सा कथन बाउंड्री स्पैनिंग के अर्थ को ठीक ठीक व्याख्यात करता है? तो कौन सा व्याख्यात करता है? यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसकी मदद से संगठन में उसके कर्मचारी किन्हीं विशेष गतिविधियों क्रियाओं के माध्यम से उनके बाह्य वातावरण संपर्क स्थापित करते हैं। तो बाउंड्री स्पैनिंग का अर्थ ठीक ठीक से कौन सा है? तो यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसकी मदद से संगठन और उसके कर्मचारी किन्हीं विशेष गतिविधियों क्रियाओं के माध्यम से उनके बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित करते हैं। ये सही है। VRIO, ये क्वेश्चन देखिए वाला। आजकल मानव संसाधन प्रक्रिया में प्रयुक्त VRIO के ढांचे के संबंध में 4 कसौटियां हैं। बार्नी द्वारा प्रसारित VRIO ढांचे की सही व्याख्या कीजिए। सही व्याख्या करते हैं हम लोग। इसका आंसर मुझे बी लग रहा है, नहीं सी है, सॉरी। वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आइए। प्रेरणा के संगठन में एक अनौपचारिक संवाद सत्र होता है जिसे विभिन्न मुद्दों पर सूचनाएं साझा की जाती हैं। तो ये कथन जो है इनकरेक्ट है। ये क्या है? गलत है कथन। नेक्स्ट आइए, प्रेरणा की औचित्य कर्मचारियों के संस्थान में अथवा संस्थान के विविध पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना है। ये सही है। तो प्रेरणा की औचित्य कर्मचारी संस्थान में अथवा संस्थान के विविध पक्षों में प्रस्तावित लाभ के लिए प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना है। तो ये आपका आंसर सही है। अब फिर आ गया है मैच दी फॉलोइंग। इसके आंसर में चलते हैं हम लोग। मैच दी फॉलोइंग के समान ए श्रेणीकरण संपूर्ण निष्पादन आधारित है। क्रमांतरण श्रेणीकरण, अल्टरनेटिव जो आपका श्रेणीकरण है, अल्टरनेटिव रैंकिंग जो है किसी एक लक्षण अथवा लक्षणों के समूह पर आधारित जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की अनदेखी की जाती है। पेयर कंपैरिजन क्या है? किसी निश्चित लक्षण के आधार पर केवल काम की मात्रा गुणवत्ता पर आधारित है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्येक समूह में पूर्व निर्धारित संख्या में लोगों पर समाप्त होता है। ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं डी में। क्षतिपूर्ति के दो प्रमुख अनुच्छेद हैं, आर्थिक अवधारणा तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा। ये सही है। क्षतिपूर्ति आधारित रूप में सेवा योजन अनुबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये गलत है। तो पहला सही है। क्षतिपूर्ति दो प्रमुख अनुच्छेद हैं, आर्थिक अवधारणा तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा, और क्षतिपूर्ति आधारभूत रूप से सेवा योजन अनुबंध को प्रतिनिधित्व करती हैं। ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। Which of the following is not the primary objective of industrial relation and labor law? निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक संबंध तथा भ्रम कानूनों के प्राथमिक लक्ष्य नहीं है?
तो 55 हम लोग देखते हैं। तो लक्ष्य कौन सा नहीं है? प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना। तो समकानून प्राथमिक लक्ष्य क्या क्या है? मेंटेनिंग सोशल इक्विटी है, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी है और प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज नहीं है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इसको। फिर आइए क्वेश्चन 56 में। 56 जो है वो क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। वास्तविक अर्थों में भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी असफल रही है, ये सही है। संगठनों में अभिवर्तकीय परिवर्तन का अभाव है। श्रम संगठनों की बहुलता तथा एकल सौदेबाजी प्रतिनिधि निर्धारित करने की प्रक्रिया अनुपस्थित है, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के कौन से फंक्शन नहीं हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग 57 के बारे में। तो नाबार्ड का फंक्शन कौन सा नहीं है? शहरी विकास की समस्याओं को विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये नहीं है। तो ये आंसर सही होगा आपका, ठीक है। शहरी विकास की समस्याओं को विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये नहीं है। कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित राज्य सहकारी बैंक एवं क्षेत्र ग्रामीण बैंक आदि के अल्पावधि ऋण प्रदान करने द्वारा पुनर्वित्त पोषण सहायता प्रदान करना, ये सही है भाई। प्राथमिक सहकारी समितियों और आरआरबी के अलावा अन्य सहकारी समितियों का निरीक्षण करना, ये भी सही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास जुड़ी किसी भी संस्था के शेयर पूंजी में अनुदान करना या प्रतिभूतियों में निवेश करना, ये भी सही है। तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद में एक अधिनियम 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया था। इसके प्रमुख कार्य जो हैं हम बता चुके हैं आपको, वो जो पिछले बताए हैं वो उसके प्रमुख कार्य थे। सी सिर्फ गलत था, वो उसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट आइए 58 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था सभी वित्तीय संस्थाओं के प्रकारों प्रचालनों को एक एकल एकीकृत वित्तीय संरचना के समान्वित करती हैं ताकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए विकास में योगदान कर सकें? तो इसका आंसर IDBI है, जो इसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब फिर से आते हैं 59 क्वेश्चन में। देखिए ना, भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से सार्वजनिक ऋण की देखरेख करने और नए ऋणों और ट्रेजरी बिलों को जारी करने का कार्य सौंपा गया, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन ए और आर सही हैं। आर लेकिन ए की व्याख्या नहीं करता है, ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, रिफर्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग अ लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी। एक मुद्रा को विधिक स्थिति घटाने या छीनने की प्रक्रिया का घोतक है, इसे क्या कहते हैं? इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। जो 2016 में हुआ था आपका, वो कहा जाता है विमुद्रीकरण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI? UTI का कौन सा उद्देश्य नहीं है? 61 क्वेश्चन देखिए, UTI का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बचतकर्ताओं को निवेश के प्रति सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता के 13 लाभ को पेशकश करने के
करके समुदाय से बचत राशि जुटाना, ये सही है। तो बचतकर्ताओं को निवेशों के प्रति सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता की तिहरे लाभों की पेशकश करके समुदाय से बचत राशि जुटाना, ये सही है। एकत्रित की गई बचत राशि को उत्पादक आउटलेट में लगाना, ये भी आपका सही है। हायर परचेज फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस के अंतर्गत से सदस्यों को वित्त सुविधा प्रदान करना, ये गलत है। ये ऐसा कोई वित्त सुविधा प्रदान नहीं करता है, इसे म्यूचुअल फंड का काम करता है यूटीआई। प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी संख्या में चुनी कंपनी के शेयरों प्रतिभूतियों को अप्रत्यक्ष रूप से मालिक बनाने का अवसर देना, ये भी सही है आपका। तो ए बी डी सही है, सी गलत है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक म्यूचुअल फंड है जिसकी स्थापना पार्लियामेंट एक्ट द्वारा 1964 में की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IFCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? 62 क्वेश्चन देखिए, IFI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है डी है आपका। औद्योगिक उपक्रमों को विशेषकर उन परिस्थितियों में मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि ऋण सहायता प्रदान करना जिसमें बैंकिंग सुविधा अनुपयुक्त हो या पूंजी बाजार के प्रति संसाधन दुसाध्य हो। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा। औद्योगिक IFCI का क्या काम है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का औद्योगिक उपक्रमों को विशेषकर उन परिस्थितियों में मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की ऋण सहायता प्रदान करना जिसमें बैंकिंग सुविधा अनुपयुक्त हो या पूंजी बाजार के प्रति समाधान दुसाध्य हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। टर्म फाइनेंस क्या कहता है? ये मैच करना है, इसका आंसर बता दे रहे हैं। टर्म फाइनेंस संयंत्र एवं उपकरणों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए उधार लेने वाले को वित्त प्रदान करना। पुनः वित्त पात्र संस्थाओं को औद्योगिक कंपनियों के प्रति ऋणों के लिए पुनः पूर्ति वित्त प्रदान करना। पुनः फिर से आ रहा है तो इसका मतलब जो है पुनः वित्त में जाएगा। वित्तीय समावेश, तो वित्तीय समावेश देखते हैं। वंचित एवं अल्प आमदनी समूह के बड़े वर्गों की किफ़ायती लागत में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। जोखिम पूंजी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए नई या मौजूद औद्योगिक इकाई को वित्त देना। ठीक है, तो ये इसके सब सही आंसर है। पॉज करके आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अब आइए इसमें से क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बात करते हैं। कौन इसकी सही व्याख्या कर रहा है? एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन मुक्त व्यापार जोन से अलग होता है क्योंकि ये प्रधानतः निर्यात को समर्पित इकाइयों को बढ़ावा देता है। तो हमारे हिसाब से ए इज़ करेक्ट है, ए बिल्कुल आपका सही है। मुक्त व्यापार जोन में आयातित वस्तु उसी रूप में बिना किसी प्रोसेसिंग के पुनर्नियोजित की जा सकती हैं, लेकिन EPZ में इकाइयों द्वारा निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण प्रोसेसिंग कुछ मूल्य संवर्धन की अपेक्षा की जाती है। तो आर भी सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसको पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रशुल्लीकरण, प्रशुल्लीकरण क्या कहलाता है? मौजूदा गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों का प्रतिस्थापन। निषिद्ध आर्थिक सहायता वे ऐसी वस्तुओं पर काम करते हैं जो निर्यात निष्पादन पर अवलंबित हैं। कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता उनका अन्य सदस्य देशों पर व्यक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैर कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता वंचित क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान के लिए। ठीक है, तो प्रशुल्लीकरण क्या कहलाता है? मौजूदा गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों का प्रतिस्थापन। निषिद्ध आर्थिक सहायता क्या कहलाता है? तो निश्चित आर्थिक सहायता कहलाता है वे ऐसी वस्तुओं पर काम करते हैं जो निर्यात निष्पादन पर अवलंबित है। कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता उनका अन्य सदस्य देशों पर व्यक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैर कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायता वंचित क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर है आपका
66 का आंसर से हम लोग बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NAMA औद्योगिक वस्तुएं, कपड़े, मत्स्य और मत्स्यिकी उत्पाद निर्माण उद्योग में शामिल हैं। GATS वस्तुओं सेवा व्यापार का उदारीकरण। ट्रिम्स अंतर्राष्ट्रीय निवेशों का उदारीकरण। तो ट्रिम्स के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों का उदारीकरण है। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा के स्वामियों को एकाधिकार शक्ति प्रदान करना। तो ट्रिप्स क्या है, ये आ चुका बहुत बार। बौद्धिक संपदा के स्वामियों को एकाधिकार शक्ति प्रदान करना। ट्रिम्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशों का उदारीकरण है। गैट्स क्या है, वस्तुओं सेवाओं व्यापार का उदारीकरण है। नामा क्या है, औद्योगिक वस्तुएं, कपड़े, मत्स्य और मत्स्यिकी उत्पाद के निर्माण उद्योग में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अब बताइए कौन से आंसर आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूंजीगत खातों में केवल दीर्घावधि पूंजीगत सौदे समाहित होते हैं। स्टेटमेंट गलत है। पूंजीगत खाते में सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन शामिल किए जाते हैं, ना कि दीर्घावधि पूंजीगत सौदे। चालू खाते में वे सभी सौदे सम्मिलित होते हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं या उसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है।